वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए थे और राइट्स ऑफ द पार्टनर डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। तो चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज पार्ट 2 में अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। चलो, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है समझो। अपन ने लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप की वो किसके वजह से, एग्रीमेंट के वजह से। तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, एग्री करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन और ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या हो सकती है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज़ नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है कि तुम जब एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, मुँह जवानी। मुँह जवानी कैसा कि भाई कैपिटल इतनी लाएंगे, मुँह से बोल दिया, प्रॉफिट इतना इतना शेयर करेंगे, मुँह से बोल दिया। मतलब जितनी भी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब क्या हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती हैं, मुँह ज़बानी भी हो सकती हैं। समझ में आ गया। तो वो आपका क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। ए पार्टनरशिप डीड कैन बी रिटन और कैन बी ओरल। जरा देख लो, द लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। यानी जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो कहीं से लेके कहीं तक नहीं बोलता कि भाई क्या होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब उस कानून के तहत एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो भाई बोली हुई बातें तो भूल भी जाते हैं, है कि नहीं। तो आप क्या करो कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप जब भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। इट इज़ नॉट कंपलसरी, याद रखना, इसका एमसीक्यू आ जाता है। तो ध्यान में रखना कि भाई जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए आप क्या कर लो, एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लो। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्प्यूट आता है, ए बोल रहा है नहीं मेरे को तो ज़्यादा चाहिए, है ना। याद है ना पिछले क्लास के अपने पार्टनर्स कौन थे, ए बी सी। ए बोल रहा है मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनरशिप डीड उठाएंगे, देख लेंगे, देखो भाई ये बात हुई है ना। तो जो भी डिस्प्यूट है वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट। तो ये बेस्ट माना जाता है कि क्या कर लो भाई, रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो आप क्या कर लो, उसको बढ़िया साइन करा लो और उसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसे क्या करा लो, आप रजिस्टर करा लो। ठीक है, तो सच ए रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो वो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं किसकी, पार्टनरशिप की, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। यानी कि अब अपन डिस्कस करेंगे कि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या होता है। और एक और चीज़, सॉरी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे और क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्यों बोलते हैं, 11th में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इट इज़ मेड फॉर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। वैसे ही पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब ये जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, चलो तो अब डिस्कस करेंगे अपन के पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी पार्टनरशिप डीड में, अगर आप एक पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फर्म का नाम और आपके फर्म का एड्रेस। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। आपकी पार्टनरशिप डीड में आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम और उनके एड्रेस जहाँ पर भी वो रहते हैं। द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि भाई आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। टाइप का मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं रिटेलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये हो गया टाइप। ठीक है, और फिर उसके बाद में नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद में अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि भाई आपका जो एक एक पार्टनर है वो कितना अमाउंट क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। वो भी आपको किस में लिखना होता है, अपनी पार्टनरशिप
डीड में लिखना होता है। और ये भी लिखना होता है कि भाई जो आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड होंगे या फ्लक्चुएटिंग होंगे। कैपिटल अकाउंट सबको पता है, 11th में पढ़ा है। कैपिटल इज ए अमाउंट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि वो पूंजी होती है जो एक ओनर, जो ओनर होता है बिजनेस का, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लाता है। कैपिटल कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, वो तो आपको पता है। लेकिन कैपिटल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई आपकी कैपिटल फिक्स्ड रहेगी या फ्लक्चुएटिंग रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि वही कैपिटल रहनी चाहिए, मतलब अगर आपने 10 लाख लगा दिए तो पूरे साल भर कितनी कैपिटल रहेगी, 10 लाख रहेगी। फ्लक्चुएटिंग मतलब आपकी कैपिटल क्या हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है कि नहीं, वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा कि क्या पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। समझ में आया। देखो जो पार्टनर्स होते हैं ना वो अपनी कैपिटल पे क्या लेते हैं, ब्याज। 11th में अपन ने सीखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ओनर होते हैं वो अपनी कैपिटल के ऊपर क्या लेते हैं, फर्म से ब्याज लेते हैं। ठीक है। उसके पीछे का रीज़न होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है उसके पीछे का रीज़न, होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई इतना पैसा हम बिज़नेस में लगा रहे हैं, अगर यही पैसा हम बिज़नेस में ना लगा के कहीं पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर देते तो वहाँ से कितना ब्याज आता। तो कम से कम बिज़नेस से इतना पैसा तो कमाना चाहिए कि भाई जो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते वहाँ से जो ब्याज आता वो, तो वो इस वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से यहाँ पे क्या लेते हैं पार्टनर्स, इंटरेस्ट लेते हैं। कहाँ से, बिजनेस से। ठीक है। उसके बारे में अगर और चाहिए हो इन्फॉर्मेशन या और अच्छे से समझना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। तो वेदर द इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स ऑन कैपिटल, इफ सो देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखते हो कि भाई पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलेगा क्या, और अगर मिलेगा तो कितने रेट से, 6%, 7%, 8%, 10%, 5%। ठीक है। सिक्स्थ क्या है भाई, ड्राइंग्स। आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा ड्राइंग्स। याद है ना ड्राइंग्स क्या होती है, जो भी ओनर जो होते हैं बिजनेस के अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं ना बिजनेस से, वही होती है ड्राइंग्स, है ना। तो वो भी लिखना है कि भाई हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू विदड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज़, ये भी लिखना होता है, ज़रूरी है, लिखो, नहीं तो पार्टनर पता चले आधे से ज़्यादा कैपिटल निकाल ले, है कि नहीं। तो ये भी इसमें मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड में कि भाई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितनी ड्राइंग्स कर सकता है। ठीक है। चलो आ जाओ और देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी अपने को अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है कि भाई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है कि नहीं लेना। जब वो अपन को नहीं छोड़ रहा तो अपन उसे नहीं छोड़ते, मतलब वो जितनी भी पर्सनल ड्राइंग्स करता है, मतलब जितना पैसा वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, उस पैसे पे अपन पार्टनर से क्या लेते हैं, अपन उससे इंटरेस्ट लेते हैं, किसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर। समझ में आया। बट डेट टू ऑल्सो वी हैव टू मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखना है कि वेदर इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कि भाई पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है उससे ब्याज लेना है या नहीं लेना, और अगर लेना है तो रेट, कितनी रेट से। ठीक है। चलो एट्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई क्या मेंशन करना है, पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करना ही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो रेशियो इन विच द प्रॉफिट्स और लॉस आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, डेट टू ऑल्सो वी हैव टू मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। वो भी अपन को मेंशन करना है कि भाई इक्वली है या 60-40-20 का रेशियो है, जो भी आपका परसेंटेज है जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे वो अपने को कहाँ लिखना है, पार्टनरशिप डीड में लिखना है। ठीक है। फिर सैलरी, ये भी लिखना है भाई, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो हाउ मच। ठीक है। तो इन द पार्टनरशिप डीड अपने को मेंशन करना है कि भाई किसी पार्टनर को सैलरी देना है क्या, और अगर देना है तो कितनी। नेक्स्ट गुडविल, पता है ना गुडविल क्या होती है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो गुडविल तो अपने को पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा कि भाई जब भी अपन क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे किसका, गुडविल का, यानी जब भी अपन अपने फर्म की, अपनी पार्टनरशिप फर्म की अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, जब भी अपन फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो उस गुडविल का मेथड कौन सा होगा। ठीक है। इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, उस टाइम पे कैलकुलेट करनी पड़ती है गुडविल, किसकी, फर्म की।
ठीक है। तो उस टाइम आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे गुडविल कैलकुलेट करने में, वो भी आपको मेंशन करना होगा। आगे अपन पढ़ेंगे कैसे करते हैं, कौन सा मेथड है, सेकंड चैप्टर में है, ठीक है। चलो 11th पॉइंट क्या है, क्या और होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का क्या होना चाहिए भाई, आपको पार्टनरशिप डीड में अपना अकाउंटिंग पीरियड क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़्यादातर तो अकाउंटिंग पीरियड आपको पता ही है 1 अप्रैल से कब तक का होता है, 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। आ जाओ, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर ईयरली और हाफ ईयरली, ये भी आपको मेंशन करना है कि भाई आप जो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे वो आप ईयरली प्रिपेयर करोगे या हाफ ईयरली, 12 महीने के या 6 महीने के, एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर, वो भी आपको मेंशन करना है कि भाई आप कौन सी डेट पे क्लोज करोगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें 31 मार्च को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, ठीक है। चलो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो और क्या होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, 12th वाला पॉइंट देखिए, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे अकाउंटिंग करने के लिए वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, आपके जो भी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स हैं, मतलब आपका जो भी हिसाब किताब है वो कहाँ रखा जाएगा, उसकी कस्टडी कहाँ होगी, कहाँ पे आप उसे सेव करके रखोगे, अनदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म, कि भाई फर्म के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्म का जितना भी हिसाब किताब है, जितनी भी अकाउंटिंग के पेपर्स हैं, वो सारे के सारे आप कहाँ पर स्टोर करके रखोगे, कहाँ होगा वो, या किसकी कस्टडी में होगा, कौन सा पार्टनर उन्हें रख सकता है, वो भी आपको मेंशन करना होगा। 13 ऑडिटिंग। ऑडिटिंग पता है क्या, अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ऑडिटिंग क्या होता है कि भाई आपको अपने फर्म के जो भी आपने अकाउंटिंग की है उस अकाउंटिंग की आपको ऑडिट कराना पड़ता है, स्क्रूटनी करानी पड़ती है, मतलब आपको अपनी अकाउंटिंग की चेकिंग करानी पड़ती है एक हिसाब से। मतलब जितनी भी अकाउंटिंग की है उस अकाउंटिंग की क्या होती है, ऑडिटिंग होती है, यानी उसकी क्या होती है, चेकिंग होती है कि भाई आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके आपने अकाउंटिंग की है या नहीं की, ठीक है। सो वेदर द फर्म्स बुक विल बी ऑडिटेड, तो ऑडिटिंग का आपको मेंशन करना है कि क्या आपके फर्म्स के जितने भी रिकॉर्ड हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उन्हें आप ऑडिट कराओगे, क्या है ना, कराओगे या नहीं कराओगे। अगर कराओगे तो मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, कि भाई वो जो ऑडिटर होगा है ना, जो ऑडिट करेगा, जो चेकिंग करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सीए ऑडिट करते हैं, तो वो जो सीए है जो ऑडिट करेगा तो उस सीए को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। चलो 14 पॉइंट आपको मेंशन करना है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, के भाई आपकी पार्टनरशिप कब कमेंस हो रही है, कब से स्टार्ट हो रही है, वो आपको इसमें मेंशन करना है। 15 पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आप चाहो तो अपनी पार्टनरशिप डीड में अपनी पार्टनरशिप का क्या लिख सकते हो, ड्यूरेशन आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि भाई हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हो कि आपको कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप करनी है, और आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हो कि भाई जब आप अपने फर्म को डिसॉल्व करोगे, डिसोल्यूशन मतलब जब आप अपने पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करोगे तो उसे ख़त्म करते टाइम क्या मोड इस्तेमाल करोगे, मतलब कैसे आप उसको फिनिश करोगे, क्लोज करोगे, ठीक है। चलो 16 पॉइंट देख लेते हैं, यूज़ ऑफ द डिसीजंस ऑफ द गार्नर वर्सेस मुरे, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है कि भाई वेदर द डिसीजन इन केस ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे इज अप्लाई इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। देखो गार्नर वर्सेस मुरे का क्या है, एक केस हुआ था जिसमें क्या होता है, एक पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये डिसीजन आया था कि अगर एक पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बाकी का जो भी लॉस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी पार्टनर्स की है। तो क्या गार्नर वर्सेस मुरे का जो रूल है आपकी पार्टनरशिप फर्म में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो भी आप अपनी पार्टनरशिप डीड में क्या करोगे, मेंशन करोगे, ठीक है। चलो 17 क्या है, बैंक अकाउंट्स, कि भाई आपकी जो पार्टनरशिप फर्म के जो बैंक अकाउंट है वो किस नाम से खुलेंगे, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपनड इन फर्म्स नेम, के फर्म के नाम से खुलेंगे या किसी पार्टनर के नाम से खुलेंगे। अब बैंक अकाउंट खुल गया है तो चेक्स पे साइन कौन करेगा भाई पैसे निकालने के लिए, तो हु विल
हैव द राइट टू साइन द चेक्स। तो भाई कौन के पास में राइट होगा किसको साइन करके पैसे निकालने का, चेक को चेक पे साइन करके पैसे निकालने का कौन से पार्टनर के पास में राइट होगा, ये भी आपको आपकी पार्टनरशिप डीड में क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या मेंशन करना है पार्टनरशिप डीड में। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसमें कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो भी आपको मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड में, आप चाहें तो कर सकते हैं। 19 क्या है भाई, रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन द रिटायरमेंट। तो जैसे एडमिशन का है वैसे ही रिटायरमेंट का है कि भाई अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर होते टाइम आप क्या रूल्स फॉलो करोगे, कैसे आप उसको पेमेंट करोगे, है ना, वो भी आपको मेंशन करना है। मतलब द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड एंड द मैनर इन विच इट विल बी पेड। आपको उसमें ये मेंशन करना है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जो अमाउंट है, जो ड्यू है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उस अमाउंट को कैसे पे किया जाएगा, वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना है कि इन द मैनर दैट अकाउंट विल बी सेटल्ड, ठीक है, ऑफ रिटायरिंग और डेथ पार्टनर, ठीक है, डाइड पार्टनर। सेकंड 20 लास्ट पॉइंट क्या है भाई, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे 3 पार्टनर है, हो सकता है डिसीजन मेकिंग में या कोई डिसीजन लेने में तीनों में क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है अमंग द पार्टनर्स, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व, कि भाई वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, वो आपको उसमें मेंशन करना है। और अगर आप वेदर आर्बिटर, आर्बिटर यानी कौन होता है, एक तरह से एम्पायर जैसा, एक ऐसा आदमी होता है जो डिसीजन लेता है, ठीक है, वो किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो होता है आर्बिटर। ठीक है, वेदर आर्बिटर विल बी अपॉइंटेड, कि अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एक आर्बिटर को अपॉइंट किया जाएगा, क्या किसी एक बाहर वाले बंदे को बुलाया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको वो मेंशन करना है पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या आर्बिटर अपॉइंट किया जाएगा, और अगर आर्बिटर अपॉइंट किया जाएगा तो वो कौन होगा या उसे कैसे अपॉइंट किया जाएगा। समझ में आ गया। जैसे कभी घरों में झगड़े हो जाते हैं तो सेटल करने के लिए नहीं किसी बाहर वाले को बुला लेते हैं, या जो फैमिली से अच्छा कनेक्टेड होता है वैसे ही, और जो अनबायस्ड होता है, मतलब जो पक्षपात नहीं करता, वैसे ही यहाँ पर भी अपन एक किसी ऐसे आदमी को जो पार्टनर्स हैं वो बुला लेते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। तो ये सब सारे पॉइंट्स डेट वी हैव टू मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो अपन देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे अपन, अब डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा इतने सारे पॉइंट्स देख के। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ठीक है, इसमें पार्टनर्स के राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इससे पार्टनरशिप को चलाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वाई, बिकॉज ऑल द राइट्स ऑल द ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। तो वो उसी हिसाब से अपने सारे काम करते हैं, तो झगड़ा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। देखो सेकंड पॉइंट में ये लिखा है, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। जब सबके राइट्स लिखे हुए हैं, सबकी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं होगी अमंग द पार्टनर्स, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स कंडीशन, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो डिस्प्यूट नहीं होगा, है ना। तो देखो थर्ड वाला, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, फिर भी अगर हो भी जाता है तो मे बी सेटल्ड ईजिली अस पार्टनरशिप डीड मे बी रेडिली रिफर्ड टू इट। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कि चलो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड उठाएंगे, बताएंगे लो भाई देखो ये डिसाइड हुआ था कि भाई पार्टनर में प्रॉफिट कैसा बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। अगर हो रहा है ना, कोई पार्टनर बोल रहा है, जैसे ए बोल रहा है कि भाई मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो बी और सी क्या बोलेंगे कि नहीं, क्यों भाई, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि तीनों कैसे पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर है, तो किसे उठाएंगे, पार्टनरशिप डीड को उठाएंगे। भाई देख लो, ये देखो आ गई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो आगे देखते हैं। चलो अब अपन देखते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ ही किसी चीज़ों के ऊपर पार्टनरशिप डीड में आप लिखना भूल जाते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है। तब आता है यहाँ पे कौन, पार्टनरशिप एक्ट 1932।
कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए या अगर आप पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट्स लिखना भूल गए तो हेयर कम्स टू रेस्क्यू यू पार्टनरशिप डीड 1932 दैट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को लेके पार्टनरशिप डीड में अगर लिखना भूल गए हो तो कुछ ये रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लिखना भूल गए, हो जाता है आप पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही लिखना भूल गए कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब जैसे मान के चलो अपने केस में कितने पार्टनर थे, ए बी सी है ना, एक ए है एक बी है और कौन है, सी है। मान के चलो कि भाई ए ने कितने लगा रखे हैं, 50 लाख, ठीक है। ए ने कितने लगा रखे हैं, ए ने 50 लाख लगा रखे हैं, ठीक है। बी ने कितने लगा रखे हैं, 40 लाख लगा रखे हैं। और सी ने मान के चलो सिर्फ कितने लगा रखे हैं, 5 लाख, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेंशन करना भूल गए कि भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो प्रॉफिट तीनों में इक्वल बटेगा, ए बी सी में बराबर से प्रॉफिट बटेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, अगर आप लिखना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। समझ में आया? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ देयर इज a provision for interest on capital the partnership deed it will be allowed only when there is a profit, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्या, नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, ठीक। दूसरा, अगर सिर्फ पार्टनरशिप डीड में ले लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनरशिप डीड में आपने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, ठीक है, आपने उसमें आगे और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, बस आपने इतना लिख के जोड़ दिया दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स एट द रेट इतना %, फुल स्टॉप, ठीक। तो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी दिया जाएगा जब आपकी पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कहीं लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। थर्ड, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे? नहीं लेंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकते, आप उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं ले सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल भी गए ना तो क्या होता है ना, सपोज अगर किसी पार्टनर ने आपकी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि अपने 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे किसने लोन दे दिया, सी ने फर्म को क्या दे दिया है, लोन दे दिया है, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है ना तो उसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। आउटसाइडर की ट्रीट किया जाता है मतलब अगर सी फर्म को लोन नहीं देता तो ये तीनों पार्टनर पैसे कहाँ से लाते, बाहर से लाते, ठीक है। और कोई जो बाहर वाला होता है, आउटसाइडर होता है, अगर वो आपको लोन दे रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे काहे से मतलब होता है, उसे मतलब होता है अपने इंटरेस्ट से, ठीक है। तो टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि अगर आप भूल जाते हो कि किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस लोन पे उसे कितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखना अगर आप भूल जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कितने % से इंटरेस्ट देना है, उसको अपने को 6% पर एनम से अपने को उसे इंटरेस्ट देना है। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। तभी मैंने आपको बोला, ठीक है, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, ब्याज देना है मतलब देना है। समझ में आ गया, क्लियर है। क्योंकि एज ए आउटसाइडर को कोई मतलब नहीं होता कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसने तो आपको लोन दिया है, उस लोन पे उसे क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। तो ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने भी लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट देना ही है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल जाओगे तो कितने % से देना है, 6% से। और अगर लॉस भी हो जाता है तो भी उसको ब्याज देना है, बिकॉज वी ट्रीट हिम और हर एज ए आउटसाइडर, ठीक है। चलो लास्ट क्या है भाई, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो, कि भाई अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबकी कंसेंट लगेगी। यानी मैंने आपको बताया था ना कि ए बी
सी पार्टनर है, ए चाह रहा है कि कौन आ जाए, ए चाह रहा है कि भाई डी आ जाए, ठीक है, बी भी मान गया, ए तो माना ही है, लेकिन सी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो डी आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। विच मीन्स इन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर सबकी क्या चाहिए भाई, कंसेंट चाहिए। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म, ठीक है, आगे समझ में। तो दीज वेयर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो थ्योरी पोर्शन क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इस सेशन को यहीं पे रोक देते हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, यानी जो थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। मतलब इन थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट से अपना क्या चालू होने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू होने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें मैं आपको कैसे बनाते हैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और साथ में ट्रिक भी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और जितने भी अपने कॉमर्स वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू।